आज लुसेंट का 17वां लेक्चर है। इस वीडियो के माध्यम से मौर्य वंश के बारे में जानेंगे और इसके आगे भी जानने का प्रयास करेंगे। समझते हैं, ध्यान से समझते हैं मौर्य वंश के बारे में। ओके, मौर्य वंश में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिए थे, आज इस वीडियो के माध्यम से आगे खींचेंगे। समझते हैं ध्यान से मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना किया किसने था? तो मौर्य वंश का जो स्थापना किया था वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य का अगर जन्म बोलेगा आपसे, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ कब था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था, जो कि हम BC लिखे। ओके, अब समझते हैं ध्यान से। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस की संज्ञा दिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस भी कहा गया है। ठीक है, लेकिन ये कहा किसने था? तो ये कहा था जस्टिस नामक इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस का संज्ञा दिया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक शब्द आता है ब्रिसल, और चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही ये वर्ड जो है यूज किया गया है, ब्रिसल। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल शब्द यूज किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। ओके, और जिसका उल्लेख जो है ब्रिसल शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो ब्रिसल शब्द का जो उल्लेख मिला है वो किस में मिला है? तो मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है, उसी में जो है ब्रिसल शब्द का उल्लेख मिला है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इस्तेमाल किया गया था। ओके, और मुद्रा राक्षस के अगर आपसे लेखक पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिसल जो शब्द है, ब्रिसल शब्द का अर्थ होता क्या है? तो ब्रिसल शब्द का अर्थ होता है निम्न कुल। क्या होता है? निम्न कुल से संबंधित ब्रिसल शब्द का अर्थ होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके दरबार में चाणक्य नाम का व्यक्ति रहता था। ठीक है, चाणक्य नाम का व्यक्ति रहता था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, चाणक्य नाम का व्यक्ति रहता था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्राइम मिनिस्टर, मतलब कहने का अर्थ यह हो गया प्रधानमंत्री था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बोलेगा प्रधानमंत्री कौन था? तो वह था चाणक्य, और चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पे बैठा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे कहानी है। कहानी क्या है? नंद वंश का जो लास्ट शासक था ना, धनानंद के समय जो है सिकंदर आक्रमण होने वाला था। ठीक है, धनानंद के समय सिकंदर आक्रमण होने वाला था, और चाणक्य जो है उसके दरबार में ही रहा करते थे। तो चाणक्य ने उसे सूचना दिया था कि आपके दरबार में आक्रमण होने वाला है, इस तरह से सूचना दिया था। लेकिन चाणक्य को जो है बेइज्जत करके धनानंद ने भगा दिया। तो यही चाणक्य ने प्रण लिया कि मैं जो हूँ एक चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करूंगा, इस तरह से व्यक्ति को, और जो है धनानंद के शासन को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना करने का प्रयास करूंगा। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि चाणक्य की सहायता से ही जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और चाणक्य को जो है प्राइम मिनिस्टर बना दिया, मतलब प्रधानमंत्री बना दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, और कौटिल्य भी कहा जाता है। ये चाणक्य का ही नाम है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चाणक्य अगर पुस्तक बोलेगा आपसे कि चाणक्य ने कौन सा पुस्तक लिखा था, तो चाणक्य द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। क्या था? अर्थशास्त्र में पुस्तक लिखा गया है चाणक्य के द्वारा। और अर्थशास्त्र में किसका वर्णन है? अर्थशास्त्र पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है, किसके ऊपर आधारित है? तो अर्थशास्त्र का जो पुस्तक था, जो चाणक्य द्वारा लिखा गया था, यह राजनीतिक पर आधारित था। किसके ऊपर? राजनीतिक पर आधारित था। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं एडम स्मिथ के बारे में। ठीक है, जो कि वो जो पुस्तक लिखा था ना, वो भी लिखा था, अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक वो भी है, लेकिन वो आधुनिक अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है, जिसमें कि इकोनॉमी के बारे में बताया गया है। ठीक है, और एडम स्मिथ का अगर बोलेगा आपसे पुस्तक का क्या नाम था, तो एडम स्मिथ के पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ का पुस्तक का नाम है। और ये पुस्तक लिखा कब था? तो ये पुस्तक लिखा था 1776 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ते हैं आगे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत आया था, जिसका क्या नाम था? तो उसका नाम था मेगास्थनीद। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ओके देन, और चंद्रगुप्त मौर्य के जिस दरबार में आया था मेगास्थनीद, तो आपसे पूछेगा मेगास्थनीद जो था वो किसका राजदूत था, किसके कहने पे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो इसके पीछे कहानी है। कहानी क्या है कि सेल्यूकस निकेटर
और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जब युद्ध हुआ था ना, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जब युद्ध हुआ था, ठीक है, तो इस युद्ध में ना सेल्यूकस निकेटर जो है हार गया। ठीक है, जब सेल्यूकस निकेटर जब हार गया तो सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी जिसका नाम क्या था, इसका नाम था कार्नेलिया। ठीक है, तो कार्नेलिया से जो है शादी हो गया, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का शादी हो गया और सेल्यूकस निकेटर क्या बन गया, ससुर बन गया। ठीक ना, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत ही, मतलब यही जो है मेगास्थनीज को बोला कि तुम जो है मेरी बेटी के साथ जाओ और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जाओ, उसी के दरबार में रहना और देखो कि मेरी बेटी खुश रहती है कि नहीं। तो इसके द्वारा ही जो है मेगास्थनीज जो है मतलब वहाँ पे गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, और मेगास्थनीज का अगर पुस्तक बोलेगा आपसे, मेगास्थनीज का पुस्तक का क्या नाम है, तो वो इंडिका जो है इसका पुस्तक का नाम है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ तो देख लिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शादी हुआ था किसके साथ हुआ था, तो कार्नेलिया से शादी हुआ था। और कार्नेलिया किसकी बेटी थी, सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दहेज के तौर पे कहने का अर्थ ये हो गया, सेल्यूकस निकेटर ने दहेज के तौर पे चंद्रगुप्त मौर्य को क्या क्या चीज़ दिया था, तो वह दिया था काबुल, गंधार, हैरात और मकरांत। क्या क्या दिया था, काबुल, गंधार, हैरात और मकरांत, ये सब 4 गो राज उसको दिया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से, चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म की शिक्षा और दीक्षा जो लिया था, जैन धर्म से संबंधित था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो शिक्षा और दीक्षा लिया था, ठीक है, वो गुरु का क्या नाम था, तो वो गुरु का नाम था भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का शिक्षा और दीक्षा लिया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। उसके बाद क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में क्या करता है, श्रवणबेलगोला एक जगह है और वो जगह कहाँ पे है, तो वो कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में। और कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में जाके वो क्या किया, संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिया। कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और संलेखना विधि कहा किसको जाता है, तो संलेखना विधि कहा जाता है, मतलब कि कहने का अर्थ ये होगा कि भूख प्यास, ठीक है, मतलब कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, ऐसे भूख प्यास से अपना प्राण त्याग देंगे, उसे कहा जाता है संलेखना विधि। ठीक है, याद रखिएगा, समझिए। अब आगे देखते हैं। इसे ना मौर्य वंश को ना पहला अखिल भारतीय साम्राज्य भी कहा जाता है। मौर्य वंश को पहला भारतीय अखिल साम्राज्य भी कहा जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है इसका बेटा आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है इसका बेटा आता है, और जिसके बेटा का क्या नाम रहता है, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा क्या नाम रहता है, बिंदुसार। ठीक है, और बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय के अनुयायी रहते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। बिंदुसार को क्या कहा जाता है, अमित्रघात भी कहा जाता है। और अमित्रघात का अर्थ होता क्या है, तो शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, शत्रुओं का नाश करने वाला अमित्रघात उसे कहा जाता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ते हैं हम लोग हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, बिंदुसार जो राजगद्दी पे बैठता है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद, तो वो बिंदुसार जो है 298 ईसा पूर्व में ही गद्दी पे बैठ जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बिंदुसार को वायु पुराण में बारिसार कहा गया है। बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा गया है, बारिसार कहा गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को क्या कहा गया है, तो सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथ में क्या कहा गया है, बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। ओके देन, बिंदुसार के समय 2 विद्रोह हुआ था। बिंदुसार के समय जो विद्रोह हुआ था ना, वो 2 विद्रोह हुआ था। ओके, कहाँ पे, तो तक्षशिला में। और तक्षशिला कहाँ पड़ता है, तो पड़ता है पाकिस्तान में। ओके, 2 विद्रोह हुआ था और 2 विद्रोह को दबाने के लिए जो है वो अपने ही बेटा को भेजा था, मतलब 2 व्यक्ति को भेजा था। ठीक है, अपने ही बेटा को भेजा था। सुसीम और अशोक को जो है तक्षशिला में जो विद्रोह हो रहा था 2, वो विद्रोह को दबाने के लिए 2 व्यक्ति को भेजा था। एक का नाम था अशोक, एक का नाम था सुसीम। ठीक है, और ये विद्रोह को दबाने के लिए भेजा कौन था, तो बिंदुसार ने ही भेजा था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बिंदुसार को 16 राज का विजेता बताया गया है। बिंदुसार को क्या बताया गया है, 16 राज का विजेता बताया गया है। और बिंदुसार को जो 16 राज का विजेता बताया गया है, वो बताया किसने था, तो इतिहास का नाम था, एक इतिहासकार का नाम क्या था, तो वह तारानाथ ने ही बिंदुसार को 16 राज का विजेता बताया था।
ओके देन। और तारानाथ का अगर पुस्तक का नाम अगर बोल दिया आपसे कि पुस्तक का क्या नाम हो गया, ठीक है, तारानाथ के पुस्तक के नाम क्या हो गया, तो क्या बोलेंगे आप, तो तारानाथ का पुस्तक का नाम है कयंगुर और तयंगुर। क्या है, कयंगुर और तयंगुर, ये दोनों पुस्तक किसका है, तो तारानाथ का ही पुस्तक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है बिंदुसार के बाद उसका बेटा आता है। बिंदुसार के बाद किसका बेटा आएगा, बिंदुसार के बाद जो है उसका बेटा आता है। उस बेटा का क्या नाम रहता है, अशोक। उस बेटा क्या नाम रहता है, अशोक। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो अशोक आपसे पूछेगा कि अशोक जो है राजगद्दी पे बैठा कब था, तो अशोक जो बैठा था 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पे बैठता है, ठीक है। और अशोक किसका बेटा होता है, तो बिंदुसार का बेटा होता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, अब बिंदुसार का बेटा अशोक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अशोक जो है 269 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठ जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक इतिहासकार के अनुसार जो है, एक इतिहासकार के अनुसार, वो इतिहासकार का नाम क्या था, सिंहली, ठीक है। वो इतिहास का क्या नाम था, इतिहासकार का सिंहली के अनुसार कहा जाता है कि अशोक जो है ना राजगद्दी पे बैठा है ना, तो वो 99 भाई की हत्या करके राजगद्दी पे बैठा है। कौन, तो अशोक। और ये कौन सा इतिहासकार ने ये बात बोला था, तो सिंहली नामक इतिहासकार था, उसी ने ये बात बताया, ठीक है। हत्या करके 99 भाई की हत्या करके वो राजगद्दी पे बैठा है, ठीक है। कौन था, अशोक। अब देखते हैं अशोक की माता का नाम। अशोक की माता का नाम अगर आपसे पूछ लिया, तो अशोक की माता का नाम क्या हो गया, शुभदांगरी। अशोक की माता का नाम क्या हो गया, शुभदांगरी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अशोक का नाम जो अशोक मिलता है वो किस अभिलेख में मिलता है, किससे मिलता है, तो गुजरा एवं मास्की अभिलेख में जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। गुजरा एवं मास्की अभिलेख में क्या मिलता है, अशोक का नाम अशोक मिलता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पुराणों में अशोक को क्या बोला गया है, पुराणों में जो अशोक का नाम है वो क्या बोला गया अशोक को, तो अशोक को अशोक वर्धन बोला गया है और देव नाम प्रिय बोला गया है। किसमें, तो पुराणों में अशोक का नाम क्या बोला गया है, अशोक वर्धन और देव नाम प्रिय बोला गया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मौर्य वंश का अगर सबसे प्रतापी शासक अगर आपसे पूछेगा, मौर्य वंश का अगर सबसे प्रतापी शासक पूछेगा तो क्या बोलेंगे, तो वो अशोक ही था, ठीक है। मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अशोक की पत्नी, अशोक की प्रिय पत्नी का नाम, अगर अशोक का तो बहुत पत्नी था, लेकिन अशोक की अगर प्रिय पत्नी का नाम अगर बोल दिया तो अशोक की प्रिय पत्नी का नाम क्या हो गया, कारुबाकी, ठीक है जी। अशोक की प्रिय पत्नी का नाम था ये कारुबाकी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अशोक के पुत्र का अगर नाम आपसे पूछ लिया तो क्या बोलेंगे, महेंद्र। अशोक के पुत्र का नाम क्या हो गया, महेंद्र। और पुत्री का नाम क्या हो गया, संघमित्रा। पुत्री का नाम संघमित्रा और पुत्र का नाम महेंद्र, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ओके। अब देखते हैं आगे। गद्दी पर बैठने से पहले अशोक जो था वो कहाँ का राजा था, तो वो अवंती का राजा था। कौन, तो अशोक कहाँ का राजा था, तो अवंती का राजा था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कौन, तो अशोक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 261 BC मतलब 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग अभियान भी किया था, ठीक है। अशोक ने कलिंग अभियान भी किया था जिसमें कि राजा खारवेल को हराया था। राजा खारवेल, कलिंग का जो राजा था ना वो खारवेल, वो इसको हराया था। किसने, तो अशोक ने, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो कलिंग जब युद्ध हुआ, अशोक जब कलिंग युद्ध किया तो इसमें ना 1.5 लाख सैनिक मारे गए थे। कितना मारे गए थे, 1.5 लाख सैनिक मारे गए थे। और जब 1.5 लाख सैनिक जब मारे गए अशोक के सामने, जब अशोक जब देखा इतना तो खून से लथपथ सैनिक, इधर मारे हैं उधर मरे हुए हैं, ठीक है, पूरा तहस नहस हो गया था एकदम, ठीक है। तो अशोक जब ये चीज़ देखा कि 1.5 लाख सैनिक मारे गए तो अशोक का ना अचानक से जो है हृदय परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कलिंग युद्ध में, कौन से युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे कलिंग युद्ध में। कलिंग युद्ध में कब हुआ था, 261 BC में, ठीक है। इसी में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक के बाद जो है अशोक जो है बोला कि अब जो है मारधाड़ नहीं करना है, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं अभिलेख के बारे में, ठीक है। अभिलेख, तो अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं, शिलालेख कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह से हम देखने वाले हैं। तो शिलालेख जब आपसे बोलेगा तो शिलालेख जो है कितना है टोटल, तो 14 गो शिलालेख है, ठीक है। स्तंभ लेख कितना है, तो 7 गो स्तंभ लेख है, ठीक है। शिलालेख कितना है, तो 14 गो है। स्तंभ लेख कितना है, तो 7 गो है। और गुहा लेख अगर आपसे पूछेगा तो गुहा लेख जो है निर्धारित किया नहीं गया है इतिहास में, ठीक है, इसलिए हम यहाँ नहीं लिखे हैं।
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम लोग अशोक का जो अभिलेख था उसे खोजा कौन था। ठीक है, अशोक के अभिलेख को खोजा किसने था, तो देखिए अशोक के अभिलेख की जो खोज किया था वो टी पेंथरन नामक वैज्ञानिक था, जिसका नाम था टी पेंथरन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसी ने अशोक का अभिलेख खोजा था। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और कब खोजा था, तो कब खोजा था, 1750 ईस्वी में खोजा था। किसने, तो पेंथलर ने। फिर से देखते हैं अशोक के अभिलेख की खोज किसने किया था, पेंथलर ने किया था 1750 ईस्वी में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अशोक के अभिलेख को अगर बोलेगा कि पढ़ा किसने था, तो 1737 ईस्वी में जो है जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। खोज बोलेगा तो टी पेंथलर ने इसका खोज किया था कब, 1750 में। ओके, और पढ़ा किसने था, तो 1837 ईस्वी में जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अशोक के द्वारा किया लिपि, मतलब लिपि, ठीक है, लिपि जो था वो कितने प्रकार की लिपि था, तो वो देखिए 4 भाषा में लिपि लिखा गया था। ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि, अरमाइक लिपि। एक बार फिर से देखिए, अशोक का 4 गो लिपि था और 4 भाषा में लिखा गया था। ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि, अरमाइक लिपि। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ब्राह्मणी लिपि जो था ये भारत में प्रचलित था। ब्राह्मणी लिपि यह भारत में प्रचलित था। ठीक है, ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्राह्मणी लिपि भारत में प्रचलित था। और ब्राह्मणी लिपि को लिखा कैसे जाता है, तो बायां से दायां लिखा जाता है। ब्राह्मणी लिपि को बायां से दायां, बो से ब्राह्मणी, बो से बायां से दायां। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। खरोष्टी लिपि कहाँ प्रचलित था, तो पाकिस्तान का ये खरोष्टी लिपि है। ओके, और खरोष्टी लिपि लिखा कैसे जाता है, तो दायां से बायां लिखा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी ग्रीक और अरमाइक, ग्रीक जो अरमाइक लिपि थी ये कहाँ की लिपि थी, तो अफगानिस्तान की लिपि थी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीक अरमाइक अफगानिस्तान की, ब्राह्मणी भारत की, खरोष्टी पाकिस्तान की, कोई दिक्कत नहीं है। शिलालेख देखते हैं, जो कि 14 गो शिलालेख था, तो उसमें हम वही शिलालेख को देखेंगे जो एग्जाम के पर्पज से क्वेश्चन आता है। ओके, समझते हैं। अशोक के पहले शिलालेख में क्या बोला गया है, पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि की निंदा की है, कहने का अर्थ ये हो गया कि पशु की हत्या नहीं करना है आप लोग को। ओके, तो पशु बलि की जो निंदा की गई है अशोक के कम शिलालेख में, तो शिलालेख 1 में। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अशोक के दूसरे शिलालेख में क्या बोला गया है, मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा का वर्णन। कहने का अर्थ ये हो गया कि अशोक को जो है पशु और से बहुत मतलब प्यार रहता था। ओके, इसलिए मनुष्य के साथ साथ वो पशु के बारे में भी सोचता था। कौन था, अशोक। तो मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा का वर्णन जो किया गया है अशोक के दूसरे शिलालेख में वर्णन किया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चौथा देखते हैं। चौथा में बोला गया है भैरी घोष एवं धम्म घोष की चर्चा। भैरी घोष मतलब युद्ध, ठीक है, भैरी घोष संबंधित है युद्ध से। तो भैरी घोष एवं धम्म घोष की जो चर्चा की गई है अशोक के कम शिलालेख में, तो चौथे शिलालेख में। चौथे शिलालेख में भैरी घोष और धम्म घोष की चर्चा की गई है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 13वें शिलालेख जो इम्पोर्टेंट है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया। और कलिंग युद्ध हुआ कब था, 261 BC में हुआ था। और इसी में जो हृदय परिवर्तन हुआ था, किसका, तो अशोक का। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ लेख कितने थे, तो 7 स्तंभ लेख थे। सबसे छोटा अगर स्तंभ पूछ लिया स्तंभ लेख कौन सा हो गया, तो रोमनदेही का स्तंभ लेख। सबसे छोटा स्तंभ लेख रोमनदेही का स्तंभ लेख। और स्तंभ लेख था कितना, तो 7 स्तंभ लेख था। ओके देन, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके देन, अगर आप लोग को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।